हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है इन दी सिक्स्थ रिवीजन क्लास फॉर द एएफएम कंपोनेंट फॉर द अपकमिंग जावा एग्जाम। और आज हम मॉड्यूल ए से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने आते जा रहे हैं और उनका आंसर्स क्या होने जा रहा है वो आप लोग मुझे बताएंगे। सो क्वेश्चन 1 आपके सामने है। A bill of exchange was drawn on 11th July 2013 and its term was 1 month. What will be the date of maturity? तो वेरी इजी क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है इस पूरे सेशन की। 11 जुलाई को बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया है, एक महीने का उसका जो है मेच्योरिटी पीरियड जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ऑब्वियसली द बिल विल मेच्योर ऑन 11th of August 2013। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि फाइनल डेट ऑफ मेच्योरिटी में हम 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ग्रेस पीरियड के तौर पे। तो जो 11th अगस्त को मैच्योर हो रहा था वो 11th अगस्त को ना होकर के 14th अगस्त को जो है मैच्योर होने वाला ये बिल होगा, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 14th of August। सो हम हमेशा 3 दिन का जितना भी हमारा टर्म पीरियड दिया गया है उसमें हम 3 एक्स्ट्रा डेज जो है वो जोड़ेंगे और ये 3 एक्स्ट्रा डेज क्या हैं, ये हमारे ग्रेस पीरियड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if the due date is a public holiday for a bill, what will be the due date of the bill? So अगर बिल जिस दिन ग्रेस पीरियड्स को मिला करके भी जिस दिन वो बिल मैच्योर हो रहा है अगर वो एक पब्लिक हॉलीडे है तो उस बिल की मैच्योरिटी डेट किस दिन को माना जाएगा? उसी सेम दिन को माना जाएगा या प्रीसीडिंग डे को या नेक्स्ट डे को, यानी जिस दिन मैच्योर हो रहा था वो छुट्टी है तो उसके नेक्स्ट डे को माना जाएगा, या फिर उसमें 3 दिन और जोड़ दिए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज द प्रीसीडिंग डे। सो वेन एवर द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज लाइंग ऑन अ पब्लिक हॉलीडे तो हम उसे एक दिन पहले जो कि वर्किंग डे अगर है तो वहां पर हम उसको मैच्योरिटी का डेट मानते हैं। क्लियर? Next, question number 3. Ramesh drew on Suresh 3 bills of exchanges respectively on 29th, 30th and 31st January 2013. The term in each case is 1 month. What will be the due date of payment in each case? अब ये क्वेश्चन आपका बेसिकली ये दिखाने के लिए है कि जो फरवरी का मंथ है वहां पर हमको 28 डेज मिलते हैं सिर्फ, राइट। सो अगर कोई बिल 29th जनवरी को ड्रॉ किया गया है और उसका 1 मंथ का मेच्योरिटी पीरियड है तो वो एक्चुअली 1st ऑफ मार्च को वो बिल जो है मैच्योर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 1st मार्च को मैच्योर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें 3 दिन एक्स्ट्रा वहां पर जो है जोड़ने पड़ेंगे। तो वहां पर हम 3 दिन और जोड़ देंगे। उसके बाद 30th है, 31st जनवरी भी है। अब हर केस के दिन जो मंथ जो उसका मेच्योरिटी टाइम है दैट इज ओनली 1 मंथ, लेकिन ड्यू डेट जो है वो एक ही दिन क्यों लाई करेगी? क्योंकि 29, 30th एंड 31st जनवरी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग फरवरी में डेट्स हैं वो आपको नहीं मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? सारे बिल जो है वो आपके 3rd मार्च को मैच्योर होते हुए दिखेंगे, राइट, जिसमें हम 3 दिन का एक्स्ट्रा जो ग्रेस पीरियड भी है वो जोड़ रहे हैं क्योंकि जो 1 मंथ का पीरियड है दिस इज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज विच आर देयर इन दैट मंथ, राइट। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डेज नहीं बताया गया, सीधा नंबर ऑफ मंथ बोला गया है। तो वो नंबर ऑफ मंथ जो है वो आपका सिर्फ जो है फरवरी का मंथ देखा जाएगा और हम मार्च के जो 3rd डे है यानी 3rd मार्च है उस दिन ये तीनों बिल जो है वो मैच्योर्ड माने जाएंगे। क्लियर है? Next comes question number 4. Which of the following will be the journal entry for the cancellation of the old bill in the books of a DROI? DROI ने जो बिल को एक्सेप्ट किया था उस बिल की कैंसलेशन हो चुकी है। अगर वो बिल कैंसलेशन हो रहा है तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा? इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई, द बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द ड्रॉर्स अकाउंट, द बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द ड्रॉइज अकाउंट, और द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू द ड्रॉर्स अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू द ड्रॉइज अकाउंट। अब देखिए, जब भी ड्रॉई के अकाउंट बुक्स की बात होगी तो ड्रॉई के लिए जो ये बिल है दिस वाज बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल, दिस वाज बिल पेएबल। और बिल पेएबल के अकाउंट को आप डेबिट करके किसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? जो ड्रॉवर है, आप खुद के ड्रॉई के अकाउंट को तो वहां पर क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। सो यू विल क्रेडिट द ड्रॉर्स अकाउंट एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट एंड ड्रॉर्स अकाउंट क्रेडिट। ये क्लियर हो गया आपको? यहां पर आपको ड्रॉई और ड्रॉर की डेफिनेशन अगर क्लियर होगी तो ऑटोमेटिकली ये दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि यहां पर बिल्स रिसीवेबल की बात की गई है। बल्कि अगर हम ड्रॉई की बुक्स में हम बात करेंगे तो बिल विल बी बिल पेएबल, और वहीं अगर ड्रॉवर की बात होगी तो ड्रॉवर की बुक्स के अंदर हमेशा ये क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ड्रॉवर को ही बिल को रिसीव करना है और जो ड्रॉई है उसको वो बिल पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एक्ट ऑफ साइनिंग एंड ट्रांसफरिंग द बिल इज कॉल्ड व्हाट? अगर आप बिल को साइन करके किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होता है? वो ऑनर होता है, डिसऑनर होता है, एंडोर्समेंट होता है या डिस्काउंटेड होता है? दैट इज द इंडोर्समेंट ऑफ द बिल इन समवन एल्सेस फेवर।
तो ऑप्शन बनेगा सी। अगर बिल को फाइनल मैच्योरिटी डेट पे पे कर दिया जाता है तो वो ऑनर बिल कहलाता है। अगर उसको हम पे करने में फेल हो जाते हैं मैच्योरिटी डेट पे तो वो डिसऑनर्ड बिल होता है। और डिस्काउंटेड बिल तब कहा जाता है जब आप किसी बैंक में जाकर के रिबेट के ऊपर उस बिल को इनकैश करा लेते हैं और जितना फाइनल अमाउंट था उस बिल का उससे कम अमाउंट पर आप पैसा जो है कैश जो है वो लेकर के आते हैं। तो ये जो डिस्काउंट में आपको मिला है, यानी कि आपको जितना बिल मिलना चाहिए था उससे थोड़ा सा चार्जेस आपने बैंक को पे कर दिए, दैट इज द डिस्काउंटेड बिल, राइट। Next comes question number 6. In which book of original entry will you record a bill receivable of rupees 10,000 which was received from a debtor in full settlement for a claim of rupees 10,000 is dishonored? तो हुआ क्या है कि आपकी ओरिजिनल एंट्री की बुक है, आपको बताना है किस बुक में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपका एक बिल रिसीवेबल था 10,000 रुपए का, ठीक है। वो आपको एक डेटर से फाइनल पेमेंट लेनी थी लेकिन वो डिसऑनर कर दिया गया है। अब जब वो बिल डिसऑनर हो गया है तो वो परचेज रिटर्न में जाएगा या बिल रिसीवेबल में जाएगा या जर्नल प्रॉपर में जाएगा या परचेजेस बुक में जाएगा। एक्चुअली दैट विल गो इन द जर्नल प्रॉपर, क्योंकि अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका जो पार्टी जिसने वो पेमेंट देने में फेल हुई है उस पार्टी के अकाउंट को आप जाकर के दोबारा उसमें जो आपने डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो आप दोबारा बोलेंगे कि ये जो पार्टी है इससे मुझे जो पैसा लेना था वो पैसा मुझे अभी मिला नहीं है, दोबारा से ये चार्जेस जो है पहले आपने उस पार्टी के अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करके कहा बिल्स रिसीवेबल के अंदर डाल दिया था। अभी जो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया था पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब दोबारा से जाकर उस पार्टी के अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The goods sold for cash rupees 30,000 and 5% GST was also added to it. The sales account will be credited by how much? आपने सेल की है और वो सेल 30,000 रुपीज कैश की है, उसमें 5% जीएसटी भी जो है आपने रिसीव किया है कस्टमर से, क्योंकि जीएसटी आपको रिसीव करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सेल्स अकाउंट के अंदर आप एंट्री करेंगे तो आप कितने की सेल्स दिखाएंगे? क्या आप 30,000 की सेल्स दिखाएंगे या उसमें 5% जीएसटी प्लस करके आप उसमें सेल दिखाएंगे? तो सेल्स अकाउंट के अंदर हमेशा जो एक्चुअल सेल वैल्यू है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो जीएसटी आपने कस्टमर से रिसीव किया है ये अलग जीएसटी अकाउंट में जाकर के आपको जो है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीएसटी आपको फाइनली गवर्नमेंट को पे करनी है, ठीक है। ये आपकी सेल नहीं है, सो दैट इज व्हाई यू विल ओनली रिकॉर्ड 30,000 रुपीज। तो ये ध्यान रखेंगे जो भी टैक्सेस या एक्स्ट्रा सरचार्जेस आप सेल के टाइम पर कलेक्ट करते हैं वो सेल के साथ नहीं जोड़ते हैं। इसी तरीके से जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो डिस्काउंट भी आप सेल के साथ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, कौन सा ट्रांजैक्शन है इसको कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा? वेरी इजी क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से मैच करिए, वीडियो को भले पॉज कर लीजिए और फिर आप आंसर मैच करिए, क्योंकि आंसर मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। द डिफेक्टिव गुड्स आर रिटर्न्ड बाय राजा। अगर कोई भी गुड्स रिटर्न होते हैं तो वो क्या हो रहा है, वो आपका सेल्स रिटर्न हो रहा है, राइट। तो 1 को हम सी से मैच कर देंगे, वेरी सिंपल। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है आपकी उसमें आपको इंटरेस्ट देनी है तो वो आप परचेज और सेल्स किसी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो आप जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सोल्ड गुड्स टू रवि, जब भी आप सेल कर रहे हैं तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, और परचेज अगर आप कर रहे हैं तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। CADB आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 9th, द नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Randeep and Sons sold 40 ink pads at rupees 8 each, 50 files at rupees 10 each, 20 color books at rupees 20 each to Ishan Stationery and provided 5% trade discount, ठीक है। How this transaction will be recorded in the Ishan Stationery ledger account? तो अब देखिए ईशान स्टेशनरी का के अकाउंट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सेल कितनी की है। आपने 40 इंक पैड्स 8 रुपीज के वैल्यू से सेल किए हैं, ठीक है, दैट इज 320 रुपीज। आपने 50 फाइल्स 10 ईच के प्राइस से सेल किए हैं तो दैट इज 500 रुपीज। आपने 20 कलर बुक्स को सेल किया है एट रुपीज 20 ईच, सो दैट इज 400 रुपीज, राइट। सो ये आपका टोटल अमाउंट निकल कर आता है 1220, 1220 रुपीज की सेल आपने की है। लेकिन आपने 5% का जो है इसमें ट्रेड अकाउंट भी दिया है ईशान ट्रेडर्स को। अब अगर जो ईशान के अगर हम लेजर अकाउंट की बात करते हैं तो ईशान इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? ईशान के लिए दीज आर परचेजेस एंड दीज परचेजेस आर डन एट अ 5% ट्रेड डिस्काउंट। उसको डिस्काउंट भी मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है उसको? 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो वो अपने परचेज बुक में इसको कितने प्राइस पे दिखाएगा? वो दिखाएगा एट 1220 माइनस 5% discount, right, and that will be 1159. So purchase account will be debited with rupees 1159 and not 1220. Clear? Next, question number 10, in which book
in which books of original entry the following transactions will be recorded. Goods purchased from सुयश for 50,000 on credit. क्रेडिट पे सामान लिया गया है, किससे? सुयश से लिया गया है। तो इसका मतलब हम सुयश का जो अकाउंट है, सुयश के अकाउंट को यहाँ पर जो है दिखाएंगे क्रेडिट के ऊपर कि आपने 50,000 रुपीज जो है सुयश से परचेज किए हैं और उसको पेमेंट देनी आपकी बनती है, तो वहां पर आप क्रेडिट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये जाएगा आपके परचेज बुक के अंदर। इसके अलावा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, जिसमें 10% का आपका रेट है ऑन डेटर्स। तो आपने डाउटफुल डेट्स लिए हुए हैं, आपने कुछ लोगों को लोन दिया हुआ है, वो लोन डाउटफुल है, 10% के इंटरेस्ट के ऊपर ये लोन दिया गया है। अब ये जो लोन्स आपने दिए हैं ये कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? दीज विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, राइट। सो परचेज बुक्स और जर्नल प्रॉपर, ये दो बुक्स हमारे यहां पर इंपैक्ट होने वाली हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following given statements is or are incorrect? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? A cash book is both a subsidiary book and a principal book. This is absolutely right. कैश बुक का काम यही है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है। तो आप जब भी कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं आप उसको सबसे पहले कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपकी सब्सिडरी और प्रिंसिपल दोनों बुक बन जाती है। द डेट साइड ऑफ द कैश बुक शोज पेमेंट मेड इन कैश एंड द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक शोज रिसीट्स मेड ऑफ कैश। ये ध्यान रखिए, कैश इज एन एसेट। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक पेमेंट्स नहीं, रिसीट्स। जब आप कैश रिसीव करेंगे तब आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब आप कैश को पे करेंगे तब आप उसको क्रेडिट करेंगे, तो यहां पर आएगा पेमेंट। तो बेसिकली हमें पेमेंट्स और रिसीट्स इन दोनों की वैल्यू इंटरचेंज कर दी है, और इसीलिए हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स यहां पर गलत हो जाएंगी, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्लियर? Next up is question number 12. In which books of original entry the following transactions will be recorded? Defective goods sold to Parul on credit worth rupees 40,000 were returned by her. तो ये आपकी सेल रिटर्न हो रही है। आपने पारुल को कुछ सामान बेचा था क्रेडिट के ऊपर, लेकिन पारुल ने उसमें से सामान जो है वो वापस कर दिया है, तो दिस विल बी द सेल्स रिटर्न बुक। और ऑप्शंस के अंदर मैं देख रहा हूं सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो सेल्स रिटर्न की यहां पर बात कर रहा है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, दैट परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर रतन फॉर रुपीज 15,000। सो ऑब्वियसली जब भी हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर को क्रेडिट में, तो हम रतन की जो अकाउंट उसको भी क्रेडिट करेंगे और परचेज बुक को भी क्रेडिट करेंगे। आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, सेल्स रिटर्न बुक एंड द जर्नल प्रॉपर ऑफ मिस्टर रतन, राइट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? एन इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन फ्रॉम whom some portion of the debt is recoverable. Option B says drawer drags the drawee to court in case of dishonor of an accommodation bill. When the due date of a bill falls on a public holiday, it is payable on the preceding day, and drawee is a person to whom the bill is endorsed. अब यहाँ पर obviously option C यहाँ पर correct है। देखिए, insolvent is a person from whom no portion of the debt is recoverable. जो इंसॉल्वेंट पर्सन होता है उसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती अपनी लायबिलिटीज को पे बैक करने की, तो कोई भी डेट आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ड्रॉअर और ड्रॉई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन एकोमोडेशन बिल के केस में ऐसा यूजुअली नहीं होता है, बिकॉज एकोमोडेशन बिल बनाया ही क्यों जाता है? वो बेसिकली बिना किसी ट्रांजैक्शन के हुए ये बिल बनाया जाता है। जैसे अगर दो दोस्त हैं, उसमें से उनको आपस में किसी को पैसे की जरूरत है, तो वो एक तरीके से दूसरे से कुछ पैसे उधार ले लेता है और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको कुछ टाइम बाद, 1 महीने 2 महीने बाद ये पैसे जो है वापस लौटा दूंगा, जब भी आप डिमांड करेंगे मैं पैसे लौटा दूंगा। दैट इज द अकोमोडेशन बिल, एंड यूजुअली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं, तो कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। इसके अलावा ड्रॉई इज द पर्सन टू हुम बिल इज एंडोर्स्ड, नो, ड्रॉई इज द पर्सन अगेंस्ट हुम द बिल इज मेड। जिसके अगेंस्ट बिल बनाया जाता है वो ड्रॉई है, जिसके फेवर में बिल को एंडोर्स किया जाता है वो पर्सन जो है वो उसका बिल का जो है उसका जो है पेई बन जाता है। दैट इज द रीजन, ठीक है। तो ड्रॉई इज नॉट द पर्सन फॉर टू हुम द बिल इज बीइंग एंडोर्स्ड। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question number 14. Banks follow the accounting procedure for voucher posting under which the vouchers are what? बैंक्स वाउचर पोस्टिंग का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये वाउचर पोस्टिंग के अंदर हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? फर्स्ट दे आर पोस्टेड इन द जनरल लेजर एंड देन टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स इन सब्सिडरी लेजर्स, स्ट्रेट अवे पोस्टेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स इन सब्सिडरी लेजर, फर्स्ट पोस्टेड इन द डे बुक एंड देन टू द अकाउंट्स इन द सब्सिडरी लेजर्स। सो बैंक्स के अंदर जो वाउचर पोस्टिंग हो रही है, बेसिकली हम वाउचर्स को यूज करके डायरेक्टली जो पोस्टिंग का काम करते हैं, यानी लेजर्स के अंदर उसको डायरेक्टली पोस्ट करते हैं। तो दीज आर स्ट्रेट अवे पोस्टेड टू द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट, एंड देयरफॉर सब्सिडरी लेजर्स की यहां पर बात होगी, और इसके बाद जाकर के जो हमारा डे बुक है उसके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 15. Which one of the following is not a debit voucher? यहां पर कौन सा एक डेबिट वाउचर नहीं है जो बैंक्स के अंदर यूज किया जाता है? देखिए, चालान फॉर डिपॉजिट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट्स,
checks issued by the customers, drafts issued by other branches of bank payable at that particular branch, and term deposit receipts for presented for payment. तो देखिए जब भी आप डेबिट वाउचर की बात करेंगे तो यहां पर जब भी आप डिपॉजिट करने जाते हैं तो डिपॉजिट आपका जो है वो क्रेडिट वाउचर बनता है। डेबिट वाउचर वो होता है जिसमें बैंक को पेमेंट करनी होती है। तो यहां पर क्या होता है, डेबिट वाउचर कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो चेक्स जो कस्टमर इशू करेंगे, यस दे विल बी अ डेबिट वाउचर। जब आप पेमेंट लेने जाएंगे आप बैंक से तो वो भी आपका डेबिट वाउचर होगा। जब भी आप बैंक से कुछ पेबल करवाने के लिए ड्राफ्ट लेकर जाते हैं, ड्राफ्ट आपने किसी दूसरे बैंक से बनवाया था और इस ब्रांच पर जाकर के आप कहेंगे कि ये पेबल है मुझे पे कर दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर में हमेशा बैंक हैज टू पे, राइट। एंड इन द क्रेडिट वाउचर्स बेसिकली द बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। सो यहां पर डिपॉजिट जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट्स में करने के लिए जब आप चालान लेकर जाते हैं तो वो आपका एक क्रेडिट वाउचर बन जाता है, ठीक है। सो नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर यहां पर क्या नहीं है, पे इन स्लिप फिल्ड बाय द कस्टमर्स फॉर डिपॉजिट इन देयर अकाउंट्स। अभी हमने कहा कि जब क्रेडिट वाउचर की बात होगी तो क्रेडिट वाउचर में एक्चुअली हम डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक के अंदर, बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सो यहां पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट करने के लिए आप पे इन स्लिप लेकर जा रहे हैं, यस इट इज अ क्रेडिट वाउचर। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट करवाने आप जा रहे हैं तो यस इट विल बी अ क्रेडिट वाउचर। लेटर ऑफ अथॉरिटी साइंड बाय द कस्टमर कंटेनिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यस अगेन इट इज अ, अगर आप लेटर ऑफ अथॉरिटी ग्रांटेड गारंटी करवा रहे हैं तो वो भी जो है आपका क्रेडिट वाउचर बन जाएगा, नहीं बनेगा। सो यहां पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेटर ऑफ अथॉरिटी में बेसिकली यू आर सेइंग दैट मेरे बिहाफ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पर आप पेमेंट कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। सो दैट इज बेसिकली योर डेबिट वाउचर, क्लियर। Next is question number 17. Which of the following statements is or are not correct about the accounting systems in the banks? Banks के accounting system के में कौन सी चीज यहाँ पर correct नहीं है? Accounting systems in different banks vary in terms of nature of transactions processed. Yes, this is absolutely right. The software used in accounting systems do not differ amongst the different banks. Yes, they differ. The software which are used by the different banks, obviously they differ. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम्स इन अ बैंक इज डिजाइंड कंसिडरिंग द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑब्वियसली बैंक के किस तरीके के नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, कितनी ज्यादा या कितनी कम ट्रांजैक्शंस हैं, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर वो बैंक यूज करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन अ बैंक इज नॉर्मली नॉट परफॉर्म्ड बाय द बैक ऑफिस। बैक ऑफिस कौन सा फंक्शन यहां पर परफॉर्म नहीं करता है? रिमाइंडर्स फॉर रिन्यूएबल ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, डिपॉजिट ऑफ कैश बाय द कस्टमर्स एट द काउंटर, कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द लोन अकाउंट एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल लेजर्स एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहां पर साफ पता चल रहा है, अगर हम बात करें कि बैक ऑफिस के द्वारा क्या काम नहीं हो रहा है, तो वट एवर फंक्शन इज हैपनिंग एट द काउंटर इट इज ऑब्वियसली नॉट बीइंग परफॉर्म्ड बाय द बैक ऑफिस। सो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी जो काम बैकग्राउंड में चल रहा है, जैसे कि टर्म डिपॉजिट्स में जो रिन्यूअल है उसका रिमाइंडर भेजना बैक ऑफिस का काम है। जो सेविंग्स डिपॉजिट्स आपके अकाउंट के अंदर या दूसरे डिपॉजिट्स बने हुए हैं उन सब में इंटरेस्ट को पोस्ट करना, वो भी आपके बैक ऑफिस का काम है। इसके अलावा जनरल लेजर्स को मेंटेन करना, ये भी आपके बैक ऑफिस में काम होता है। कस्टमर हैंडलिंग में जो काम हो रहा है वो आपका काउंटर पे होता है, और वहीं पर डिपॉजिट ऑफ कैश भी जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस डज नॉट रिजल्ट इन इंटर ऑफिस डेबिट और क्रेडिट एंट्री। इंटर ऑफिस डेबिट क्रेडिट एंट्री कहां पर नहीं बनेगी? एडवांस टू अ स्टाफ मेंबर बाय डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, पेमेंट ऑफ ट्रैवलर्स चेक। देखिए पेमेंट ऑफ ट्रैवलर्स चेक की जब भी बात हो गई, अदर ब्रांचेस से वो इशू हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर इंटर ऑफिस डेबिट या क्रेडिट जरूर होगा। रिसीट्स फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द प्रोसीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, ऑब्वियसली यहां पर इंटर ऑफिस डेबिट क्रेडिट जरूर होगा। ड्राफ्ट्स इशू होते हैं तो वो एक बैंक से इशू किए जाते हैं, दूसरे बैंक पे दूसरी ब्रांच पे पेएबल होते हैं, तो अगेन इट इज इंटर ऑफिस डेबिट और क्रेडिट। बट व्हेनेवर अ स्टाफ मेंबर इज गिवन टू गिवन एन एडवांस और वो सस्पेंस अकाउंट में अगर डेबिट किया जाए तो वो आपका सिंगल ब्रांच के अकाउंट्स को ही चेंज करने वाला है, वो इंटर ऑफिस की कोई भी एंट्री उसके लिए नहीं बनती है। Next is question number 20th. The problem about reconciliation at the branch level which has not been resolved by computerization is that of what? ब्रांच लेवल में ही कोई प्रॉब्लम जो है द प्रॉब्लम वो रिकंसिलिएशन की है, और इसमें कंप्यूटराइजेशन से कोई भी इसकी रिजोल्वेशन नहीं हो रही है। किस तरीके की ये प्रॉब्लम हो सकती है? सेविंग बैंक अकाउंट्स की, करंट अकाउंट्स की, ड्राफ्ट्स इशूड अकाउंट्स की, या सस्पेंस एंड सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट्स की। करेक्ट आंसर देखिए सस्पेंस एंड सन्ड्री डिपॉजिट्स जो अकाउंट होते हैं, इट हैज नॉट बीन रिजॉल्व बाय कंप्यूटराइजेशन, बिकॉज कंप्यूटराइजेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग रिजॉल्व करना है एट द ब्रांच लेवल, वो सारी वो प्रॉब्लम्स है जहां पर आपको एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ अकाउंट है या एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंट है वो आपको पता होता है। तो यहां पर सस्पेंस और सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट्स जो है वो मैनुअली आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, ना कि कंप्यूटराइजेशन से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आपका
ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और इसी के साथ ये हमारा 6th रिवीजन सेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे आपके साथ और मॉड्यूल ए की कंप्लीशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।